प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम एम सॉल्यूशन में। देखिए आप लोगों की क्लास शुरू हो गई सुपर टेट के लिए। ये क्लास 4 होगा हमारा। देखिए इस तरीके से प्रकाश की दुनिया का मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा कि कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और विगत वर्षों का पेपर उठा करके देख लीजिए, प्रकाश से 2 प्रश्न आपका हर वर्ष बना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका पहला प्रश्न। जब एक प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो प्रकाश तरंग का क्या अपरिवर्तित रहता है। क्या है इसमें, जब एक प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला भाग आपका क्या है, वायु है, और नीचे वाला जो भाग है ये आपका कांच है, या इसको आप जल कह सकते हैं। तो जब एक प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, यानी ऐसे जो प्रकाश की किरण है कांच से ऐसे जब वायु में जाती है ये इस प्रकार से, तो प्रकाश तरंग का क्या अपरिवर्तित रहना आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंग दैर्घ्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अगर हम क्या कहें कि प्रकाश तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे कांच आपका ये हो गया पहला माध्यम, वायु वाला हो गया आपका दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, जाती है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है ना, ये जो आपकी आवृत्ति है ये कैसी हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसका अगर हम वेग की बात करें तो वेग आपका अपरिवर्तित नहीं होता है। वेग आपका क्या होता है, तो वेग आपका कैसे होता है, परिवर्तित ही रहता है। वेग आपका यहाँ पे परिवर्तित रहेगा, लेकिन जो आपकी आवृत्ति होगी ये क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। और अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य भी आपका क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो ऐसी स्थितियों में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से ऐसे चल के दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों तो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो आपकी आवृत्ति है ये कैसा होता है, अपरिवर्तित होता है। तो वहां पर आपका जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छे से पढ़ना है। एक उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाता है। एक आपका उत्तल दर्पण है जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाता है। तो कैसे बनाता है, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है इसमें बताना है। तो गोलीय दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो गोलीय दर्पण से भैया जी जो प्रतिबिंब आपका बनता है कैसे बनता है, आभासी व सीधा, यानी आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु से आपका क्या होता है, जो वस्तु से भैया जी छोटा होता है। क्या होता है बोलोगे, वस्तु से छोटा होता है। तो आपको याद करना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होगा उत्तल दर्पण के लिए वो आभासी एवं सीधा बनेगा, और वह आपका वस्तु से कैसा होगा, तो वस्तु से आपका छोटा होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग चालक की सीट के पास कहाँ करते हैं, तो बोलोगे चालक की सीट के पास। कहाँ पे, सीट के पास, चालक की सीट के पास पीछे वाला जो दृश्य होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। चालक की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि चालक की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है,
चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्या कहा गया है इसमें? एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। इसमें अच्छे से आपको पढ़ना है। एक क्या था इसमें? एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण कोण मतलब दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण क्या होगा, इसमें बताया गया है। तो देखिए अच्छे से आपको पढ़ना है। समतल दर्पण में अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे कि समतल दर्पण में, नोट करना है आपको, समतल दर्पण में थीटा कोण घुमाने पर, थीटा कोण घुमाने पर जो आपकी परावर्तित किरण होगी, कैसी किरण? परावर्तित किरण। यहाँ पे लिखना है परा, इसको काटिए, परावर्तित किरण। जो आपकी परावर्तित किरण होगी वो कितना घूम जाएगी? तो ये 2 थीटा घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी? 2 थीटा ये घूम जाएगी ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो बनेगा एकदम राइट हो जाएगा। आपको याद कर लेना है कि समतल दर्पण में थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण का घुमाव 2 थीटा हो जाता है। एकदम दिमाग में इसको नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसकी आंख में किस प्रकार के हम चश्मे का उपयोग करते हैं? तो देखिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है? जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु सिर्फ दिखाई देती है, किंतु इसमें नजदीक की वस्तु उसको नहीं दिखाई देती है, किंतु पास की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये इसका परिभाषा है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि ऐसा दोष, यानी जिस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसको हम किस प्रकार का चश्मा दिया जाएगा इस व्यक्ति को? शून्य क्षमता वाला लेंस, मिश्रित लेंस का, कि उत्तल लेंस का, कि अवतल लेंस का? तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो बनेगा एकदम राइट बन जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर लें कि अगर इसी दूरदृष्टि दोष ना कह करके कह देता निकट दृष्टि दोष, कैसा कह देता कि निकट दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है किस प्रकार का? तो निकट के लिए आपका अवतल लेंस हो जाता। देखिए निकट के लिए जब पूछा आता तो आपका अवतल लेंस हो जाता, लेकिन दूर के लिए यहाँ पे पूछा गया है तो आपका सी नंबर जो होगा एकदम करेक्ट होगा, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक वस्तु 50 अंश के कोण पर रखे गए 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, कि 7 बनेगा? तो अच्छे से इसको समझना है। देखिए यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या होता है, यानी जो नंबर होता है, इसके लिए एक आपका सूत्र होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 50 डिग्री दिया गया है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 50 माइनस 1, 0 से 0 काट देंगे तो 36 बटा 5 माइनस 1 बनेगा। कितना बनेगा? 36 बटा 5 माइनस 1। देखिए 5 से 36 में भाग करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, तो लगभग ये 6 के समथिंग में आएगा। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 6.27 बनेगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं दिया गया है तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट होगा। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए और समतल दर्पण दिया जाए तो ये सूत्र याद करेंगे कि n बराबर
160 अंश बटा थीटा माइनस 1। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। अब यहाँ जितना अंश दिया जाएगा उसी का यहाँ थीटा पर मान रख करके आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चलिए ऐसे प्रकाश है, ये आपका पहला माध्यम हो गया, दूसरा हो गया, एक से दूसरे में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसको कहते हैं। तो भैया है तो आपका अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा परिभाषा ही दिया गया है। जो अपवर्तन होता है इसका यही परिभाषा होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए थोड़ा सा परावर्तन भी समझ ले। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पाले दल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है और यह क्रिया आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, यानी एक व्यक्ति है जो विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, विफल रहता है, अर्थात वह पहचान करने में सक्षम नहीं है। उस रोग को क्या कहा जाता है, अंधापन कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो ये आपका वर्णांधता कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति होता है अगर रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा रोग होता है, तो आपका वर्णांधता होता है, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन एकदम आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक मतलब प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं, और प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे बताना है कि जो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण होता है ये कैसे होता है। देखिए अगर हम बात करें तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे जो नीला रंग है, इस नीले रंग का अगर हम बात करें प्रकीर्णन, क्या भैया जी नीले रंग का प्रकीर्णन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होता है। ठीक है, और बात करें सूर्योदय, तो सूर्य उदय यानी जब सूर्य निकलता है एवं सूर्य अस्त जब सूर्य छिपता है के समय, जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है और जो शेष रंग होते हैं वो रंगों के मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण जो होता है भैया जी सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। और हम बात करें तो हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी घटना हो जाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, जिसकी सहायता से आकाश का जो रंग होता है भैया जी कैसे दिखाई देता है, तो बोलोगे नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, नीले रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का, कि नारंगी रंग का। क्या बताना है इसमें कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो जो आपका रंग होगा यहाँ पे नारंगी रंग, कैसा रंग, नारंगी जो रंग होगा उसी का सबसे अधिक होगा। क्या होगा, नारंगी रंग सबसे अधिक होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए तरंग दैर्ध्य क्या क्रम आप लोग जान लीजिए। आपका आता है सबसे पहले लाल, क्या आता है, लाल आ गया, फिर आता है नारंगी, लाल हो गया, फिर नारंगी हो गया, फिर आपका पीला होता है, पीला के बाद हरा होता है, हरा के बाद में नीला आता है, क्या आता है, नीला आता है, फिर जामुनी होता है, क्या होता है, जामुनी होता है,
और फिर लास्ट में आपका क्या होता है, बैंगनी होता है। तो यहाँ लाल होता तो लाल हो जाता, लेकिन लाल है नहीं, आपके पास नारंगी यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सबसे अधिक। और सबसे ज्यादा की बात करें तो ऐसे लाल में होता है, लेकिन लाल ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो लाल के बाद में नारंगी है ना, तो ये आपका हो जाएगा। यानी सबसे कम बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी, और नारंगी के बाद लाल। सबसे ज्यादा लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हला, इस प्रकार से इसका क्रम होता है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आप लोगों का बनेगा भैया जी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूरदृष्टि का एक रोगी, यानी दूरदृष्टि व्यक्ति है, एक रोगी है, 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। यानी 40 सेंटीमीटर के नजदीक जो वस्तु होती है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। आंखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा, कितना होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, न्यूमेरिकल है, इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूर नहीं, मतलब 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे जो आपका u का मान बनेगा, u का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे u का मान आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। u का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप फार्मूले से अपने निकालेंगे, तो फार्मूला इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, या बी 1/b माइनस 1/u होता है, लेकिन माइनस पहले से ही लग जाएगा, तो इस फार्मूले पे ऐसे आप लगा सकते हैं। तो 1/f बराबर 1 कितना हो जाएगा 25, और माइनस 1 कितना 40 बनेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 40 का लासा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और माइनस 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, तो ये 3/200 बनेगा। यानी 1/f के बराबर 3/200 है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 200 बटा आपका 3 आ जाएगा ना, जो कि आपकी सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का एकदम क्या होगा, करेक्ट जाएगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो एकदम टॉप थे क्वेश्चन। अब इन सभी प्रश्नों का एक बार आप लोग रिवीजन करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी बना सकते हैं, इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए, बस ये आपका 10 ही प्रश्न था, 10 क्वेश्चन मैं रोज करवाता हूँ, पर डे वीडियो यहाँ पे डाली जाती है। आप लोग जुड़िए और अच्छे से सुपर टेट की आपकी तैयारी हो जाए, आप लोग सफल बनिए, ये हमारा आशीर्वाद है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।